हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल। मैं हूं वेद सर। एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ में आज हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, शरीर में मिलने वाले प्रारंभिक ऊतकों के बारे में। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम टिश्यू और टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो जंतु ऊतक का अध्ययन हम करते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी साइंस का, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, जितने भी एनिमल टिश्यू हैं उन सभी का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टो का मतलब ऊतक और लॉजी का मतलब रिलेटेड होता है स्टडी से। तो स्टडी ऑफ टिश्यू जिस साइंस में आता है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं हम लोग टिश्यू की, ऊतक की। ऊतक क्या होता है? ऊतक जो है एक या एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हो और जो एक जैसा कार्य करती हों, एक विशेष प्रकार का कार्य करती हों, और उनके साथ में उनका बाह्य कोशिकीय पदार्थ मिल करके क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ऊतक क्या है? एक या एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हैं, जो एक विशेष प्रकार के कार्य को कर रही हैं और उनके आसपास का बाह्य कोशिकीय पदार्थ मिल करके उन कोशिकाओं के साथ ऊतक का निर्माण करता है। तो ऊतक कई प्रकार के होंगे। एनिमल आप लोग जान करके सरप्राइज होंगे कि जो जंतु ऊतक होते हैं वो केवल 4 ही प्रकार के होते हैं। केवल 4 टाइप ऑफ जो है एनिमल टिश्यू मिल करके हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो जो 4 बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बाहर मिलने वाली जो है ऊतक होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाता है? जैसे स्किन हो गया, नाखून हो गए, ये सब एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं जो कि ऑर्गन को, अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है ब्लड, बोन, लिम्फ, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। और अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आती हैं। उनमें से कुछ ऐसी मसल्स हैं जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है जिनमें गति करा सकते हैं, जैसे कि हमारी जो है चिकनी पेशी कोशिकाएं। और अगर हम बात करें पेशी कोशिकाओं की तो जो रेखित पेशी कोशिकाएं होती हैं उनमें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। चिकनी पेशियां जो होती हैं हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं करती। और जो चौथी प्रकार का ऊतक है वो है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है कि जितने भी प्रकार के तंत्रिका आवेग होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा करके शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना। तो ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यू हैं और इन्हीं 4 ऊतकों के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसमें से आज के लेक्चर में हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में सबसे पहले नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक जो है वो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन से रिलेटेड है। अगर वातावरण में किसी भी प्रकार का बदलाव हो रहा है, जैसे कि गर्मी हो रही है, तो गर्मी होने पे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है पसीने के रूप में शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। तो तंत्रिका ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है वो वातावरण में होने वाले बदलाव को पहचान करके शरीर को उसके अनुरूप ढालना जो है वो तंत्रिका ऊतक का कार्य है। हमारी ग्रोथ कब होनी है, किस एज तक हमारी हड्डियों में ग्रोथ होती है, तब तक हमारी लंबाई बढ़ती है, कौन कौन से हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, ये सभी जो है अगर किसी ने पिन चुभोया है तो हम तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेंगे।
तो ये सब जो है, ये जो वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं जो एक आवेग की तरह काम कर रहे हैं, उन सभी को पहचान करके और उसके अनुरूप शरीर को जो है गतिशील बनाना, ये किसका कार्य है? न्यूरल टिश्यू का कार्य है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। जैसे कि हमने सोचा कि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है या एक लाइन खींचनी है, तो हम अपने माइंड में सोचने के बाद हमारे ब्रेन से जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो मैसेज को लेके आएगा और हमारे हाथों की मसल्स को मिलेगा, और हमारे हाथों की मसल्स उसके अनुसार क्या करती हैं? गति करना प्रारंभ कर देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट तरीके से हम अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं। तो शरीर के अंगों को हम क्यों हिला पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो नर्वस टिश्यू है या न्यूरल टिश्यू है वो हमें आदेश दे रहा है। द न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा तंत्र या तंत्रिका ऊतक है, उसमें न्यूरॉन्स आते हैं, उसमें न्यूरोग्लियल सेल्स आते हैं, उसमें एपेंडाइमल सेल्स आते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आते हैं। वो सेल्स जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं उन्हें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। तो ये सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे सेल्स मिलके न्यूरल टिश्यू बनाते हैं। ये सारे कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका ऊतक बनाते हैं, जिनमें से हम सबके बारे में एक एक करके जो है आज स्टडी करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू में मिलने वाली जो सबसे पहली टाइप की सेल हैं वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन को हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। ये एक जो है तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर है और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो सबसे मेन सेल हैं वो न्यूरॉन्स हैं। उसके सबसे मुख्य जो कोशिकाएं हैं वो न्यूरॉन्स हैं। वही जो है हमारे तंत्रिका ऊतक को बना रही हैं और वही जो है तंत्रिका ऊतक में सबसे मुख्य कार्यों को भी कर रही हैं। और एक जो तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन है, उसके मेजर 3 पार्ट हैं। एक तो सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो पूरा का पूरा हमारा पोर्शन है ये है सेल बॉडी। इसके आसपास में जो निकला हुआ है ये इस तरीके के जो प्रोसेसेस निकले हैं, स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ये सभी होते हैं डेंड्राइट। और अगर बात करें एक्सॉन की तो ये सबसे लंबा वाला पोर्शन है ये होता है एक्सॉन। और इस एक्सॉन के एंड पर क्या लगा होगा? तो एक्सॉन के एंड पर ये जो धागे नुमा संरचनाएं निकली हुई हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इस पूरे न्यूरॉन के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी की। ये एक न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर है और न्यूरॉन में ये जो पोर्शन है आपका वो होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होता है? तो सेल बॉडी में हर एक कोशिका की तरह न्यूक्लियस होगा। इसमें अपने मिटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्योंकि मिटोकॉन्ड्रिया के बिना एनर्जी के तो कोई भी जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी हो ही नहीं पाएगा। इसी सेल बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं जो कि प्रोटीन और हार्मोन्स वगैरह बनाने का कार्य करते हैं। गाल्जी बॉडी मिलते हैं, लाइसोसोम मिलते हैं, राइबोसोम मिलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स मिलते हैं जो कि इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसका है? निसल ग्रेन्यूल का। निसल ग्रेन्यूल क्या होते हैं? निसल ग्रेन्यूल इस सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है इस कोशिका का, हर जगह पे इस तरीके से ग्रे कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं? ये जो निसल ग्रेन्यूल हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल बॉडी में और डेंड्राइट में भी मिलते हैं। ये डेंड्राइट में भी मिलेंगे, डेंड्राइट में भी निसल ग्रेन्यूल मिलते हैं और पूरी की पूरी सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में भी क्या मिलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल मिलते हैं। निसल ग्रेन्यूल होते क्या हैं? तो निसल्स ग्रेन्यूल जो हैं
निसल ग्रेन्यूल क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, जिनका काम होता है किसको बनाना? न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना। ये किस में हेल्प करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे न्यूरॉन्स में मिलते हैं? डोपामाइन हो गया, ब्रेन में कौन सा मिलेगा? डोपामाइन हो गया, एसिटाइल कोलाइन हो गया। ये सभी जो हैं हमारे क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और इन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने का काम किसका होता है? निसल ग्रेन्यूल्स का होता है। निसल ग्रेन्यूल्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और वो प्रोटीन्स ही हमारे क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, एसिटाइल कोलाइन, गाबा, ये सभी क्या हैं? ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है मैसेज को या सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे? ये डेंड्राइट, सेल बॉडी, पूरे इस जो है न्यूरल टिश्यू में मिलेंगे, एक्सॉन को छोड़ करके। एक्सॉन में नहीं मिलते, ये डेंड्राइट और सेल बॉडी में ही मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेल बॉडी के बाद में अगर हम बात करें तो सेल बॉडी के बाद न्यूरॉन का जो दूसरा मेन पार्ट है वो है डेंड्राइट। ये जो इस तरीके से ब्रांचेस निकले हुए हैं सेल बॉडी में से, इन ब्रांचेस को ही हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाएगा? डेंड्राइट कहा जाएगा। डेंड्राइट कैसे होते हैं? ये यूजुअली छोटे होते हैं, टैपरिंग प्रोसेसेस ऑफ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। अगर एक न्यूरॉन में एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं तो उसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। दे रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। जैसे एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, इसका जो टर्मिनल होगा वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होगा। एक न्यूरॉन, उसका जो डेंड्राइट है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होगा। अब डेंड्राइट का काम क्या है? ये जो डेंड्राइट होते हैं, कई सारे डेंड्राइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आसपास के या तो ऊतक से या फिर आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। तो इन सारी जगहों से क्या होगा? इन सारी जगहों से जो है इन डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल को रिसीव किया जाता है, और सारा सिग्नल इकट्ठा होके इस वाले पोर्शन पे एक्सॉन हिलॉक वाले पोर्शन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तब जाकर के क्या होगा कि एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा। तो डेंड्राइट का काम क्या होता है? डेंड्राइट का काम होता है किसको कलेक्ट करना? कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो ये कलेक्शन ऑफ इम्पल्स, ये इम्पल्स को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके इस वाले पोर्शन एक्सॉन हिलॉक पे भेजते हैं। और ये जो एक्सॉन हिलॉक है यहाँ पे ट्रिगर पोटेंशियल बनता है, ट्रिगर जोन बनता है, जो कि एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की न्यूरॉन का। न्यूरॉन में एक्सॉन जो है, ये जो लंबा सिलेंडर, ये लंबी सी जो संरचना है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस होते हैं जो कि सेल बॉडी से निकले होते हैं। इट्स न्यूरोप्लाज्म कंटेन अबॉन्डेंट न्यूरोफाइब्रिल्स एंड मिटोकॉन्ड्रिया बट लैक निशल ग्रेन्यूल एंड अदर सेल ऑर्गेनल। तो ये जो एक्सॉन है इसमें क्या होगा? इसके न्यूरोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल्स होंगे और ढेर सारे मिटोकॉन्ड्रिया होंगे, बट इनमें क्या नहीं होगा? इनमें निशल ग्रेन्यूल नहीं होगा। इनमें क्या होता है? निशल ग्रेन्यूल नहीं होता। एक्सॉन का काम क्या होता है? एक्सॉन का काम होता है कि ये सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने के लिए कार्य करते हैं। इन एक्सॉन के ऊपर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इनके आसपास इस तरीके से जो संरचनाएं लगी हुई हैं आपको दिख रही हैं, इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? इन संरचनाओं को बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती हैं, माइलिन शीथ कंटिन्यूस नहीं होती। जैसे एक माइलिन शीथ हो गई, दूसरी माइलिन शीथ हो गई, तीसरी माइलिन शीथ हो गई, तो इन माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, इस वाले पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। नोड ऑफ
रैनवियर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर। और नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, तो एक माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ, इनके बीच में ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो अगर बात की जाए बेसिक से स्ट्रक्चर पे, तो बेसिक से स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर बात की जाए तो जो हमारे डेंड्राइट्स हैं उनके बिहाफ पे न्यूरॉन जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होगा, एक सेल बॉडी और उससे केवल एक एक्सॉन निकला होगा, एक सेल बॉडी होगी और उससे केवल एक ही प्रवर्ध निकला होगा, केवल एक ही जो है एक्सॉन निकला होगा। बाइपोलर में क्या होगा कि हमारे सेल बॉडी से 2 एक्सॉन निकले होंगे। स्यूडो यूनिपोलर क्या होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर में ये एक ही सेल बॉडी है और एक सेल बॉडी से केवल एक प्रोसेस निकला और 2 ब्रांचेस में बढ़ गया। तो ये लग कैसा रहा है, ये लग रहा है कि जैसे 2 ब्रांचेस में पहले से बटा हो, बट ये पहले से नहीं बटा है, केवल एक प्रवर्ध निकला उसके बाद ये 2 ब्रांचेस में बटा, तो इसको हम बोलेंगे स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो का मतलब होता है कि जो दिखावा कर रहा हो, स्यूडो यूनिपोलर कि इसमें केवल एक पोल है, ऐसा होने का ये दिखावा कर रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो अगर एक ही सेल बॉडी से कई सारे अगर डेंड्राइट निकले हों, तो एक ही सेल बॉडी से कई सारे डेंड्राइट निकलने पे ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो हमारी बॉडी में मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही मिलते हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो होते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है उनसे स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए होते हैं गैंग्लियन, डॉर्जल रूट गैंग्लियन जो होते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये डॉर्जल रूट गैंग्लियन क्या होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर होते हैं। अगर हम बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें तो आइस की जो रेटिना है, रेटिना क्या होते हैं, मोडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। और हमारे नोज़ में जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है वहाँ पर भी बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन हमें केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाइपोलर आँखों की रेटिना और ओल्फैक्टरी लोब में, स्यूडो यूनिपोलर कहाँ पे मिलते हैं, डॉर्जल रूट ऑफ गैंग्लियन स्यूडो यूनिपोलर होते हैं, और मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। अब अगर हम इनके वर्क के बिहाफ पे न्यूरल टिश्यू को या न्यूरॉन्स के टाइप की बात करें तो न्यूरॉन जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। जैसे देखिए ये हो गई स्किन, अगर स्किन में किसी ने पिन चुभोया तो पिन चुभोने के बाद क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ से उस सेंस को कि पिन चुभोई गई है, दर्द हो रहा है और पिन को निकाल लेना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा मतलब टिश्यू वहाँ की काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो इस सिग्नल को जो है ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजने के लिए कौन वर्क कर रहा है, तो इन सिग्नल्स को यहाँ से रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने। और सेंसरी न्यूरॉन कौन होते हैं, डॉर्जल रूट गैंग्लियन, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी कि स्यूडो यूनिपोलर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके एक साइड से क्या रिसीव किया गया, एक साइड से इम्पल्स को रिसीव किया गया और उसको फिर आगे भेज दिया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारे हो गए सेंसरी न्यूरॉन। पहले हमारे कौन से हो गए, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये जो आपको ग्रीन कलर का एक न्यूरॉन दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन, या फिर इसे हम और किस नाम से जान सकते हैं, रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन रिले करने का काम कर रहा है, मतलब कि एक से दूसरे में सिग्नल को पहुंचाने का ये काम कर रहा है। तो दूसरा हो गया रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन की जो टर्मिनल एंडिंग है, ये जो एक्सॉन की जो एंडिंग है, इन टर्मिनल बटन से यहाँ पे स्नेप्सिस होगा इस न्यूरॉन के डेंड्राइट और इसके
एक्सॉन टर्मिनल के बीच में, और उस सिनेप्सिस की वजह से क्या होगा कि सिग्नल यहाँ से इस वाले न्यूरॉन से कैरी होके जो है इफेक्टर मसल तक आएगा, और मसल वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट होके, वहाँ की जो पेशियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होती हैं कि हम अपने हाथों को हटा लेंगे, और उस पिन के छुभने के वजह से हम क्या हो जाएंगे, उस दर्द से जो है हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, जिसमें कि सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस को लेके आ रहे हैं, दूसरे हैं हमारे रिले न्यूरॉन, और तीसरे हैं हमारे जो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, सिग्नल को लाके मसल्स तक पहुंचाना, ताकि मसल उसके अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ से हटा सके। तो सेंसरी का काम सेंस लाना है, रिले न्यूरॉन का काम मैसेज को रिले करना है, और मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, मोटर न्यूरॉन का काम जो है उस इफेक्ट से अपने आप को बचाना है। तो सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और तीसरा है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मसल्स को कमांड देते हैं कि जल्दी से हाथ हटाओ, वरना ये पिन बहुत ही ज़्यादा स्किन को डैमेज कर देगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं न्यूरल टिश्यू में जो दूसरे टाइप की सेल्स हैं, वो हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। कौन सी सेल हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, या फिर ग्लायल सेल्स भी इनको बोलते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स के साथ साथ में न्यूरोग्लायल सेल्स भी होती हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या काम करती हैं, या न्यूरोग्लिया, ये सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिव सेल्स होती हैं, और नरिशमेंट देने का काम करती हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स को पोषण देने का काम किसका है, न्यूरोग्लियल सेल्स का है, और उनको सपोर्ट करने का काम भी किसका है, न्यूरोग्लियल सेल्स का है। ये भी कई प्रकार की होती हैं, अपने शेप के आधार पे, साइज़ के आधार पे ये जो है कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल न्यूरॉन हो गया। एक टाइप की न्यूरोग्लियल सेल्स में कौन सी आएंगी, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, और यहाँ पे स्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। तो ये सब हमारी क्या हैं, ये सभी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अब एक एक करके न्यूरोग्लियल सेल्स और उनके वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स कौन होती हैं, ये जो हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ये एस्ट्रोसाइट कहलाती हैं। ये किसकी तरह होती हैं, ये तारे की तरह होती हैं। और ये एस्ट्रोसाइट मिलती कहाँ हैं, ये एस्ट्रोसाइट मिलती हैं ब्रेन में। ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन में मिलने वाले न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स तक जो भी सब्सटेंस पहुंचना होता है ये उनको चेक करती हैं। चेक करने के बाद ही ये क्या करती हैं, ये उस न्यूरॉन तक चीज़ों को पहुंचाती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, एस्ट्रोसाइट जो तारे जैसी कोशिकाएं हैं, तारे जैसी जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, इनका काम होता है फिजिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन, क्लियर अप डेब्रीज, सराउंड कैपिलरीज इन द ब्रेन। मतलब कि ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं और जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरीज हैं, तो ये कैपिलरीज से जुड़ी होंगी और दूसरी साइड में न्यूरॉन से जुड़ी होंगी। यहाँ पे न्यूरॉन से जुड़ी होंगी और ये जो है कैपिलरीज से जुड़ी होंगी। तो कैपिलरीज में से हो करके जो भी चीज़ें न्यूरॉन तक पहुँचनी हैं उनको चेक करने का काम एस्ट्रोसाइट का है। हमने सुना है या हम जानते हैं कि ब्रेन के प्रॉब्लम्स में जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो बहुत स्लोली वर्क करते हैं या फिर वर्क करते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी एस्ट्रोसाइट होती हैं, ये जो एस्ट्रोसाइट हैं, ब्रेन तक जो भी मेडिसिन है ब्लड में मिक्स हुई, जो हमने दवा को लिया वो दवाएं ब्लड में मिक्स हुई और ब्लड में मिक्स होने के बाद कहाँ पे पहुँची, ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्रेन में पहुँची और वहाँ की कैपिलरीज से वो मेडिसिन एस्ट्रोसाइट के द्वारा पहले ही रोक ली जाती हैं। उनको चेक किया जाता है और वो दवाएं पहले ही रोक ली जाती हैं, वो न्यूरॉन्स तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। इसीलिए ब्रेन में होने वाले डैमेज को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, या वो दवाएं बहुत स्लोली वहाँ तक पहुँच रही होती, इसीलिए बहुत स्लोली जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। एस्ट्रोसाइट के बाद दूसरे टाइप की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ऐसी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जिनमें कुछ ही 1 या 2 या 4 प्रोसेसेस निकले होते हैं। और ऑलिगोडेंड्रोसाइट मेनली कहाँ मिलती हैं, तो ये माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं
उनके आसपास की माइलिन शीथ को, जो कि ये जो माइलिन शीथ है, इस शीथ को बनाने का काम ऑलिगोडेंड्रोसाइट होता है। जैसे एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, इसकी प्रोसेसेस ने इसको पकड़ के इस न्यूरॉन को चारों तरफ से ढक रखा है, इसके ऊपर एक उन्होंने माइलिन शीथ बना दिया है। जिन भी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होता है, जिन भी न्यूरॉन्स के एक्सोप्लाज्म के बाहर माइलिन शीथ होता है, ये माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ दो तरह से बन सकता है। एक तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं और दूसरे कौन से बनाते हैं, श्वान सेल्स बनाते हैं। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल दोनों माइलिन शीथ अलग अलग जगहों पे बनाते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीथ बनाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की न्यूरॉन्स के चारों तरफ बनाएगा। जैसे कि एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन हो गया और ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया और ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। अब ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से इसको पकड़ के रखेगा, इस वाले को भी पकड़ के रखेगा, इसके चारों तरफ क्या बनाएगा, प्रोसेसेस बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के न्यूरॉन्स के चारों तरफ जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इसने पकड़ के इसको ढक के रखा है, इसको ढक के रखा है। और जितने भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उन सभी में नर्व इम्पल्स बहुत तेजी से चलती है, वो इंसुलेट कर देते हैं उसको, जिस वजह से केवल न्यूरॉन के एक्सॉन से होकर के ही इम्पल्स तेजी से कैरी करती है, और जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होता है वो स्लोली जो है इम्पल्स को कैरी करते हैं। बात करते हैं श्वान सेल्स की। श्वान सेल्स क्या हैं? श्वान सेल्स जो हैं वो भी माइलिन शीथ बनाते हैं, बट किसके चारों तरफ ये माइलिन शीथ बनाते हैं? तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ क्या होते हैं, वो माइलिन शीथ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दें, तो बचा हुआ जो भी न्यूरॉन बॉडी में मिल रहा है वो सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ये न्यूरॉन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये जो रेड कलर की आपको सेल्स दिख रही हैं, ये रेड कलर की सेल्स, ये रेड वाली सेल्स क्या हैं? ये रेड वाली सेल्स श्वान सेल हैं। और श्वान सेल क्या करती हैं? श्वान सेल लिपिड को सिक्रीट करती रहती हैं, और ये जो लिपिड जो वसा होती है वो क्या होती है कि इस तरीके से लिपटते हुए चली जाएगी, और हमेशा जो श्वान सेल है वो हमेशा उसका न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ होगा। तो बीच में न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन का एक्सोप्लाज्म है, और उसके चारों तरफ जो है लिपिड की बनी हुई एक ऐसी पतली सी झिल्ली लिपटती चली जा रही है, और इसी को ही हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो इस लिपिड की झिल्ली को सिक्रीट करने का काम किसका है? श्वान सेल्स का होता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। बात करते हैं चौथे टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स की, जो कि हैं एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल का काम क्या है? तो एपेंडाइमल सेल ये केवल ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं। तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, इस ब्रेन में जो खाली हिस्से हैं, ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो इन चारों वेंट्रिकल को अंदर की तरफ से एपेंडाइमल सेल्स लाइन करती हैं। और ये जो एपेंडाइमल सेल्स होती हैं ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लास्ट टाइप की जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उनमें आती हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो होती हैं ये मैक्रोफेज होती हैं। मैक्रोफेज का काम क्या होता है कि बाहर से आने वाली जो भी मतलब फॉरेन सेल्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको खा करके उनको नष्ट कर देना। तो माइक्रोग्लिया जो होती हैं वो डैमेज सेल को खा के डाइजेस्ट कर देती हैं और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में पढ़ा, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। न्यूरोग्लियल सेल्स कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या कार्य करती हैं इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।